हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फेफड़े यानी कि लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, वक्षीय पिंजरा यानी कि थोरेसिक केज के बारे में पढ़ेंगे, डायफ्राम और अंतरापृष्ठ पेशियां यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। श्वसनियों यानी कि ब्रोंकाई तथा श्वसनिया यानी कि ब्रोंक्यूल्स के शाखित जाल यानी कि नेटवर्क से फेफड़ों का निर्माण होता है। मनुष्य में लंग्स, एक जोड़ी लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। मनुष्य में जो एक जोड़ी लंग्स होते हैं वो कोमल होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, सघन और लचीले, स्पंजी तथा शंकुरूपी यानी कि कोन शेप्ड होते हैं। ये ग्रीवा के आधार से डायफ्राम तक फैले होते हैं। प्रत्येक फेफड़े के चारों तरफ एक धोरी सीरस या सीरमी झिल्ली प्रेजेंट होती है जो एक आवरण बनाती है इसका, जिसे फुसफुसीय आवरण यानी कि प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहरी प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो वक्ष गुहा की जो अंतः स्तर होता है यानी कि लिनिंग होती है या लाइनिंग होती है, उसके संपर्क में रहती है, उसके अत्यधिक समीप होती है और इसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। जबकि जो आंतरिक वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में रहती है, लंग्स के संपर्क में रहती है, उसे विसरल प्लूरा कहते हैं। अर्थात लंग्स के दोनों ओर, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो सीरस होती है, सीरमी होती है, जो फ्लूइड सिक्रीट करती है पानी जैसा। उसे फुसफुसीय आवरण कहते हैं क्योंकि लंग्स को फुसफुस बोलते हैं, और इसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो वक्षीय गुहा की अंतः स्तर के संपर्क में रहती है, इसे पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और जो आंतरिक वाली होती है वो लंग्स के संपर्क में रहती है, इसे विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक गुहा उपस्थित होती है जिसे फुसफुस आवरणीय कोश यानी कि प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी यानी कि फुसफुस आवरणीय गुहा कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल भरा होता है, श्लेष्म जैसा तरल भरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल तरल यानी कि प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर जो तरल भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल तरल। जो प्लूरल तरल है ये इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स को नम बनाए रखता है। प्लस ये जो मेम्ब्रेन है, जब मेम्ब्रेन्स दोनों झिल्लियां परस्पर एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये द्रव जो होता है फेफड़ों को बाहरी आघातों से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य में जो राइट फेफड़ा होता है यानी कि राइट लंग जो होता है वो बाएं यानी कि लेफ्ट फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। राइट लंग दो दरारों की सहायता से तीन पालियों में, तीन लोब्स में बटा होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब यानी कि मध्य लोब और इंफीरियर लोब। जबकि लेफ्ट लंग दो भागों में बटा होता है एक दरार से, जिसे इंफीरियर लोब और सुपीरियर लोब कहते हैं। दोनों फेफड़ों का जो चौड़ा अवतल भाग होता है, कॉनकेव भाग होता है, उसे फेफड़े का आधार बेस कहते हैं। फेफड़े जो होते हैं शंक्वाकार जो छोर होता है उसे एपेक्स यानी कि शीर्ष कहते हैं। स्तनधारियों के जो फेफड़े होते हैं उनमें केंद्रीय गुहा अनुपस्थित होती है, अर्थात उनमें सेंट्रल कैविटी नहीं होती है। अतः जो स्तनधारियों यानी कि मैमल्स के लंग्स होते हैं वो ठोस यानी कि सॉलिड और स्पंजी होते हैं। अब जो वक्षीय पिंजरा यानी कि थोरेसिक केज है, तो वक्ष गुहा की जो कवरिंग होती है वो थोरेसिक केज बनाती है, थोरेसिक केज यानी कि वक्षीय पिंजरा बनाती है। अब जो वक्षीय पिंजरा है उसका जो अग्र सिरा होता है यानी कि एंटीरियर सिरा होता है, उस पर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लेविकल बोन्स, क्लेविकल अस्थि होती है और ग्रीवा होती है।
पृष्ठ सतह पर डायाफ्राम उपस्थित होता है नीचे की तरफ, पृष्ठ सतह पर यानी कि डोर्सल सरफेस पर कशेरुक दंड उपस्थित होते हैं पीछे की तरफ और पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं। अधर तल पर स्टर्नम और पसलियां होती हैं, जबकि पार्श्व सतह पर भी पसलियां उपस्थित होती हैं। इसको केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पिंजरे समान बंद संरचना बनाती है। आगे की तरफ से स्टर्नम प्रेजेंट होता है जिसमें पसलियां जुड़ी होती है, पीछे की तरफ से पसलियां कशेरुक दंड से यानी कि वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। डायाफ्राम एक मस्कुलोटेंडनस तथा मेम्ब्रेनस सेप्टम होता है। मस्कुलोटेंडनस का मतलब क्या है? ये मसल्स जो उसकी रेडियल मसल होती है, मसल यानी कि पेशियों और टेंडन से बना होता है। दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लिगामेंट और टेंडन। जो बोन को बोन से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है संयोजी टिश्यू, वो लिगामेंट कहलाता है। और जो बोन को मसल से जोड़ता है उसको हम टेंडन कहते हैं। तो इसमें टेंडन और रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका ये एक पेशीय और टेंडन युक्त संरचना होती है जो मेम्ब्रेन के समान होता है। और ये सेप्टम होता है जो किसी चीज़ को डिवाइड करता है, हम उसे सेप्टम कहते हैं। ये हमारी देह गुहा यानी कि सीलोम को दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाले भाग को हम वक्षीय गुहा यानी कि थोरोसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे वाले भाग को एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा बोलते हैं। तो ये जो केवल मैमल्स में पाया जाता है और ये क्रोकोडाइल में भी पाया जाता है। डायफ्राम का जो सामान्य आकार होता है वो गुंबद की तरह होता है यानी कि डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब ये अपना आकार चेंज करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, अर्थात चपटा हो जाता है। डायफ्राम सीलोम को दो भागों में विभाजित करता है। ऊपरी वाली पार्ट जो होता है हमारा वो वक्षीय गुहा यानी कि अपर थोरोसिक कैविटी कहलाती है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। डायफ्राम की जो पेशियाँ होती हैं उसके अंदर जो पेशियाँ पाई जाती है हम उसे अरीय पेशियाँ यानी कि रेडियल मसल्स कहते हैं। और ये पेशियाँ डायफ्राम की परिधि से निकलती हैं, पेरिफेरल रीजन से निकलती हैं और डायफ्राम के केंद्रीय भाग यानी कि सेंट्रल भाग में प्रवेश कर जाती हैं। तो साइड से निकलकर वो सेंटर में प्रवेश करती है। इन पेशियों के सिकुड़ने से, इनमें संकुंचन होने से डायफ्राम डोम शेप से चपटा हो जाता है। इसकी नॉर्मल शेप क्या है? डोम शेप, गुंबद के आकार की शेप है। लेकिन जब इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये डोम शेप की जगह फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो वक्षीय गुहा है या वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ता है, अर्थात डायफ्राम अंतःश्वसन में सहायता करता है यानी कि इंस्पायरेशन में सहायता करता है। डायफ्राम इंस्पायरेशन यानी कि ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन के साथ साथ तीन काम में और हेल्प करता है। ये इजेशन यानी कि जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकालने में से डिफेसिकेशन भी बोलते हैं, मल त्याग भी बोलते हैं, उसमें भी सहायता करता है। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है और इसके अलावा ये पार्चुरेशन यानी कि बच्चे के जन्म में भी सहायता करता है। इसके बाद हमें पढ़नी है अंतरापरशुक पेशियाँ यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स। जो दो पसलियाँ होती हैं हमारी, उनके बीच का जो स्थान होता है, जो रिब्स है, इन रिब्स के जो बीच का स्थान होता है, इस स्थान को बोलते हैं अंतरापरशुक स्थान यानी कि इंटरकॉस्टल रीजन। तो ये रीजन क्या है? इंटरकॉस्टल रीजन यानी कि अंतरापरशुक स्थान। इसके अंदर जो पेशियाँ पाई जाती हैं, इसके अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं, हम उन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियाँ यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, IIM और EIM। जो बाह्य यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो ऊपरी पसली के पृष्ठ भाग से यानी कि डॉर्सल पार्ट से निकलती है और निचली पसली के अधर तल से यानी कि वेंट्रल पार्ट में प्रवेश कर जाती हैं। अर्थात जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो इसके इस पार्ट से निकलेगा, ये डॉर्सल पार्ट है, ये इसका वेंट्रल पार्ट है, और इस पार्ट से निकलकर ये इसके वेंट्रल पार्ट में प्रवेश कर जाएगा। तो यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो ऊपर वाली पेशी के पसली के यानी कि जो ऊपर वाली रिब्स है उस रिब्स के पृष्ठीय भाग से निकलकर निचली वाली पसली के अधर भाग से यानी कि वेंट्रल पार्ट में प्रवेश कर जाएगा।
इन मसल्स के संकुचन से, सिकुड़ने से स्टर्नम ऊपर की ओर अपवर्ड और बाहर की तरफ यानी कि आउटवर्ड बाहर निकलता है, शिफ्ट हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा और ये मसल्स इंस्पायरेशन में यानी कि अंतःश्वसन में सहायता करेंगी। जो आंतरिक अंतरापोषक पेशियां हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये इससे रिवर्स कंडीशन दिखाएंगी। ये निचली पेशी के पृष्ठीय भाग से निकलेंगी और ऊपरी पेशी के अधर भाग में प्रवेश कर जाएगी, यानी कि यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ प्रवेश करेगी। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो नीचे वाली पेशी के डॉर्सल पार्ट से निकलेगी और ऊपर वाली के वेंट्रल पार्ट में प्रवेश कर जाएगी। इन पेशियों के सिकुड़ने से स्टर्नम तथा पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर शिफ्ट होते हैं। अतः ये पेशियां फोर्सफुल यानी कि जो बलपूर्वक जिसे हम बोलते हैं, फोर्सफुल, सशक्त, बलशाली एक्सपायरेशन में सहायता करती है, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। नॉर्मल रेस्पायरेशन में ये हेल्प नहीं करती हैं। फोर्सफुल जो एक्सप्रेशन होता है वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलंटरी क्रिया होती है, जिसका जो नियंत्रण होता है वो ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट से होता है। और इस प्रकार से ये लंग्स, डायफ्राम और ये पेशियां मिलकर अब श्वसन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, यानी कि ब्रीथिंग के 2 स्टेप है ये, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। इंस्पायरेशन से एयर फेफड़ों में पहुंचती है और एक्सपायरेशन से फेफड़ों से बाहर पहुंचती है। इंस्पायरेशन से आई एयर में से ऑक्सीजन निकालकर ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ब्लड से सेल्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और एक्सपायरेशन में जो CO2 रिच एयर आती है वो फेफड़ों से लेकर उसको वायुमंडल में बाहर भेज दिया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।